से जहां एक साथ 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। घटना रायडीह के डिरगाडीह गांव की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जो लड़का जिस लड़के को 2 लड़कों को महिला ने बुलाया था उनकी भी हत्या कर दी गई है और धारदार हथियार से मारा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर खून के धब्बे हैं और जिस तरह से यहाँ घर के जो दृश्य है वो स्पष्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से लड़ाई भी हुआ होगा और बताया जा रहा है कि सामूहिक रूप से हत्या की गई है। ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से हत्या की गई। इस बात को ग्रामीण भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में इस हत्या की घटना को माना जा सकता है और पूरे गाँव में कहीं ना कहीं मातम का माहौल फैला हुआ है। हालांकि हर कोई भयभीत है क्योंकि वो 2 जो लड़के थे जिनको वो महिला बुलाई थी उनके बारे में स्पष्ट नहीं बताया जा रहा कि वो लड़के कौन थे। लेकिन घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे गांव में खौफ का माहौल है। लेकिन ग्रामीण स्पष्ट कह रहे हैं कि उस महिला के द्वारा बुलाया गया उन दोनों प्रेमियों को उन लोगों ने मारा है। स्पष्ट है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो आकर इस महिला के साथ अवैध संबंध था और लगातार उनको मना भी कर रहे थे महिला को, लेकिन महिला नहीं मान रही थी जिसके कारण ये घटना घटी। तो ये स्पष्ट कहा जाता है कि उस महिला सहित अन्य 3 लोगों की हत्या की गई है। महिला के पति की भी हत्या कर दी गई है और उन दोनों लड़कों की हत्या कर दी गई है। तो स्पष्ट है पूरे मामले की छानबीन पुलिस जुट गई है। अब देखना होगा स्पष्ट कि पुलिस किस तरह तहकीकात करती है और क्या मामला सामने आता है। ये पूरा मामला अभी फिलहाल अवैध संबंध के कारण हत्या का कारण बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और अगली बड़ी खबर है लातेहार से, जहां केचकी संगम तट पर 7 लोग डूबे हैं। 4 लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया है। 3 लोग अब भी लापता है जिनकी तलाश जारी है। लातेहार पलामू की सीमा पर केचकी संगम तट है, जहां से खबर आ रही है कि 7 लोग डूबे हैं, जिनमें 4 लोगों को ग्रामीणों ने निकाला है। 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और बड़ी खबर एक और है चाईबासा से, जहां कराईकेला थाना क्षेत्र के बंदगांव इलाके से नक्सलियों ने ग्रामीण का अगवा कर लिया। अपहृत ग्रामीण का नाम कृष्णा सवैया है, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पोड़ाहाट जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि अब तक कृष्णा सवैया का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और अगली बड़ी खबर गुमला से, जहां चैनपुर के केरागानी जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मौके से बम और डेटोनेटर बरामद किया है। बड़ी खबर गुमला से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने सर्च अभियान चला रखा है और मौके से बम और डेटोनेटर की बरामदगी हुई है। चतरा में सदर अस्पताल से अफीम तस्करी का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने 44 किलोग्राम डोडा के साथ सुरेश गंजू को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे कोरोना जांच के लिए पुलिस अस्पताल लेकर आई। लेकिन इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर सुरेश गंजू हथकड़ी के साथ फरार हो गया। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है, जहां एक मां अपनी बेटी के शव को घर ले जाने के लिए घंटों लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से उसे कोई मदद नहीं की गई। उसे अस्पताल की ओर से एक एम्बुलेंस या फिर शव वाहन नहीं मिला। महिला की बेटी की एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को घर ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अस्पताल प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बाद में होमगार्ड के जवान उसकी मदद के लिए आगे आए। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधियों ने शव को घर भेजने की व्यवस्था की। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना संवेदनहीन क्यों हो गया है अस्पताल प्रबंधन? क्यों मदद के लिए आगे नहीं आया अस्पताल प्रबंधन? शव ले जाने के लिए शव वाहन क्यों नहीं मिला?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं, जहां वे आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के दुमका दौरे को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दुमका सीट सीएम के छोड़ने के बाद फिलहाल खाली है और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही यहां उपचुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। और पंचम जहां सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। पंचम, आज जो कार्यक्रम है किले को बचाने का कार्यक्रम, क्योंकि ये गढ़ माना जाता रहा है और हेमंत सोरेन की इस यात्रा का सीधा मतलब भी शायद यही है। जी विवेक, निश्चित रूप से चूंकि यह झामुमो का गढ़ माना जाता है और इस जो विधानसभा चुनाव बीता उसमें हेमंत सोरेन 2 जगह से चुनाव जीते थे और अंततोगत्वा उन्होंने दुमका सीट को खाली किया था और बिहार विधानसभा के साथ ही यहाँ चुनाव होना है। तो इस स्थिति में चूंकि कोरोना संकट के दौर में सीएम काफ़ी लंबे अंतराल के बाद या कहें तो कोरोना संकट के दौर में पहली बार दुमका प्रवास पे हैं, 3 दिवसीय दौरे पे हैं और जो इनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम फाइनल हुआ है उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे कार्यक्रम है और अधिकांश कार्यक्रम या कहें तमाम कार्यक्रम जो है दुमका विधानसभा में ही है। अगर आज के कार्यक्रम पे गौर करें तो मसलिया प्रखंड में ही 5 या 6 कार्यक्रम है और चूँकि इस विधानसभा चुनाव में मसलिया का वोटर काफ़ी निर्णायक होता है, काफ़ी मायने रखता है, इसीलिए अपनी गढ़ को या अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए सीएम 3 दिवसीय दौरे पे दुमका में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को चुनाव में दांव लगाने की खुली चुनौती दी है। हालांकि इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से अपने गढ़ को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कद्दावर लीडर हैं और झारखंड के सीएम दमखम लगा रहे हैं और उनकी यात्रा होने वाली है और इसको लेकर लोगों में एक उत्साह भी है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सम्मान बचाने का विषय भी है। इधर एनडीए के उम्मीदवार वरिष्ठ नेता हरिवंश को दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुना गया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन में जेपी नड्डा ने उपसभापति पद के लिए हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा। उनकी ही पार्टी के थावरचंद गहलोत ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, राजद के मनोज झा और विभिन्न दलों के नेताओं ने हरिवंश को बधाई दी। But one good candidate only can be elected. So I declare that Sri Harivamsh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के इस घोषणा के साथ ही हरिवंश लगातार दूसरी बार उपसभापति चुन लिए गए। चुने जाने के बाद हरिवंश ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समय और अवसर का ख्याल रखना होगा। उपसभापति के रूप में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेना सुनना बड़ा ज्ञानवर्धक रहा। पूरे देश के स्पीकर्स अलग अलग जहां राज्य सरकारें हैं बार बार कहा कि हमें इन व्यवधानों के बारे में जितना संभव हो मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। यह सदन भी सामूहिक रूप से ऐसे प्रसंगों पर विचार करेगा, क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरिवंश जी का जितना सम्मान मैं करता हूँ, सदन का हर सदस्य उनका उतना ही सम्मान करता है। मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। पीएम मोदी ने सदन में हरिवंश की जमकर प्रशंसा की, साथ ही शानदार अंपायर भी बता दिया कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। हरिवंश ने शून्य से शिखर तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया है। हरिवंश दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। राज्यसभा ने उन्हें ध्वनि मत से उपसभापति चुना है। सेताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को हरिवंश का जन्म हुआ था। उन्हें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। 1990-91 में पीएमओ में सहायक सूचना सलाहकार भी वो रह चुके हैं। जेडीयू ने 2014 में हरिवंश को राज्यसभा में भेजा था। हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं में काम किया। चर्चित समाचार पत्र प्रभात खबर के वो मुख्य संपादक भी रह चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। झारखंड के सियासी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने को लेकर हरिवंश जी को बधाई दी है। बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनका कार्यकाल बेहतर रहे, पिछले बार से भी बेहतर कार्यकाल रहे। और हम सभी लोग, खास करके हमारी पार्टी के कई एक नेता, मैं खुद भी उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहा हूँ। ऐसे मूर्धन्य पत्रकार, संपादक आदरणीय हरिवंश जी को दोबारा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में पुनः विजयी होने को लेकर के हम सब लोग बधाई देते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं और निश्चित रूप से उनके अनुभव क्षमता का लाभ उच्च सदन में देश को मिलेगा। 18 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक चलेगा। कोरोना संकट के बीच होने वाले मानसून सत्र को लेकर स्पीकर आज बैठक करने वाले हैं। 11:30 बजे विधायक दल और प्रतिनिधियों के साथ स्पीकर बैठक करेंगे और इसके बाद 12:30 बजे अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष की बैठक होगी, जिसमें सत्र को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना काल में सत्र को लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसके तहत सत्र में हिस्सा लेने के पहले सभी विधायकों और अधिकारियों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसी को सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मिलेगी। संसद में सोमवार को झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा उठा। रांची के सांसद संजय सेठ ने जब सदन में इस मुद्दे को उठाया तो उन्हें कई दलों का समर्थन मिला। संजय सेठ ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा करके स्वतंत्र इलाकाई से पूरे प्रकरण की जांच करवाने, आदिवासी हितों, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति की रक्षा करने की मांग की। वर्तमान समय में झारखंड में कई क्षेत्रों से धर्मांतरण बढ़ने, लोभ लालच देने जैसे मामले सामने आए हैं। चर्चों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। सिमडेगा जैसे छोटे से जिले में 24 से अधिक चर्च हैं, जिनमें 300 अधिक चर्च सिर्फ सिमडेगा शहर में है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस कदर धर्मांतरण का प्रभाव झारखंड में बढ़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसमें ज्यादातर आदिवासी समुदाय से होती है। मामले में मुकदमा भी हुआ, कई गिरफ्तारी भी हुई। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी जांच के निर्देश दिए, परंतु नई सरकार के गठन के साथ ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, धर्मांतरण और चर्च का बढ़ता प्रभाव आदिवासियों को कई रूपों में विखंडित कर रहा है। निर्मल हृदय एक मामला सामने आया है। मैं महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें बड़ी जांच हो और मामले का खुलासा हो। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से मौजूदा सरकार आई है तब से प्रदेश में धर्मांतरण करने वाले एक बार फिर से एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण को रोके, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। के दिनों में जब से हेमंत जी की सरकार बनी है, ये तत्व धर्मांतरण कराने के लिए सक्रिय हो गए हैं। निश्चित रूप से सरकार को ये देखना चाहिए कि कानून का उल्लंघन करके यदि कोई इस तरह का धर्मांतरण कर रहा है तो उस पर रोक लगाना चाहिए। ये बार बार जो धर्मांतरण का विषय लेकर के ये लोग आते हैं, पहले से ही संवैधानिक उपबंध है, बावजूद उसके पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में इन्होंने एक नया बिल लाने का काम किया। अब सरकार की नकारात्मक छवि पेश करने के लिए इस प्रकार की ओछी बयानबाजियां की जा रही है और उसको राजनीतिक रूप से लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा वार जिसको कहते हैं ना, उसी के तहत ये बयानबाजियां की जा रही हैं। वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल इतर है। ऐसा नहीं है कि ईसाई मिशनरियों पर पहली बार धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप लग चुके हैं। कुछ महीने पहले रांची के पास मैक्लुस्कीगंज में इस तरह का मामला गरमाया था, जब हिंदू संगठनों ने 5 परिवारों को घर वापसी करवाया था। ये सभी परिवार मैक्लुस्कीगंज के लपरा पंचायत के मल्हार टोले के रहने वाले हैं। 5 परिवारों के दर्जनों लोगों को एक साथ बिठाकर सामूहिक रूप से गंगा जल से स्नान कराने के बाद पूजा पाठ और हवन कराया गया। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार के विनोद विश्वकर्मा के मुताबिक इन लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराया गया था, लिहाजा अपनी गलती का एहसास होने पर इन लोगों ने घर वापसी की। विश्व हिंदू परिषद ने लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनके घरों पे जाने के बाद पता चला वो काफी गरीब हैं, मल्हार के काम करते हैं। वो उनके पास रहने खाने कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अब मिशनरियों द्वारा लगातार ये षड्यंत्र किया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। आज हम लोगों ने उस गांव में जाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ पुनः उनको घर वापसी कराया गया, हवन पूजा की गई और
वो अपने घरों में प्रवेश किए, गृह प्रवेश किए दोबारा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। नाम अमीश देवगन और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के साथ कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर रोज सिर्फ न्यूज 18 पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1263 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65,737 हो गई है, जबकि इस दौरान 1,529 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 1263 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 62,737 हो गई है। अगर बात करें कि राज्य में किस तरह से कोरोना के जो मरीज हैं ठीक हुए हैं, तो पिछले 24 घंटे में 1529 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। और इस तरह से अगर बात करें कि राज्य में कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तो पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की
की जो मौत हुई है उसकी संख्या बढ़कर 561 हो गई है, जबकि अभी भी राज्य में कोरोना के 14,064 एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे मरीज जिनका इलाज अलग अलग कोविड सेंटरों में चल रहा है। अगर बात करें कि राज्य में कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, तो एक अच्छी खबर यह है कि राज्य में कोरोना का जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो काफ़ी कम हुआ है। 3.96% से घटकर यह 2.54% रह गया है, जबकि राज्य का रिकवरी रेट भी बढ़कर 75.77% हो गया है, जो कि एक काफ़ी सुखद खबर है। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज़